हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे हमारे एमपीपीएससी मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके पेपर थर्ड पार्ट बी से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा दुख है। साइंस से हमारी दिक्कत बनी हुई थी और मैंने आपको वादा किया था, तो उसी की सीरीज होने जा रही है स्टार्ट। ये जो टॉपिक है ये मैं आपको रिकॉर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करवा रही हूँ। क्यों प्रोवाइड करवा रही हूँ? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई टाइम का डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो सेक्शन में आपको ये टॉपिक मिलते चलेंगे और आप लोग अपने बल्क में एक साथ टॉपिक का रिवीजन करते चलिएगा। आप थोड़े से फॉर्मेटेड रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो ये टॉपिक हैं, ये आपका जो टॉपिक है सेल वाला टॉपिक। ठीक है, सेल, सेल के प्रकार, मतलब आपके देखिए कौन से, तो पेपर थर्ड पार्ट बी जो आपका पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पूरा पार्ट है, उसमें से पांचों यूनिट से, कितने यूनिट है टोटल? पांच। पांचों यूनिट से पहले मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, फिर मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, और ऐसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहला टॉपिक आपको जो मिल रहा है, वो आज का जो टॉपिक है वो आपका पूरा सेल वाला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो आपको मिलेगा वो है आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर भाषा वाला। तीसरी यूनिट में से जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी वो है पंचकर्म और अष्टांग योग। वही टॉपिक मैंने पिक किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम, करने का तरीका क्या होगा? तो अगर मैं सेल की बात करूँ ना, तो इसको पढ़ाने में कम से कम 10-10 दिन लग जाते हैं ऑफलाइन क्लास में, और ये मैं आपको पूरा 2 घंटे में करवा रही हूँ। उसके पूरे टाइप्स, पूरे सेल ऑर्गेनल, पूरा सेल डिवीजन, सब कुछ। और इसी तरीके से बहुत फॉर्मेटेड नोट्स, फॉर्मेटेड सिनॉप्सिस के साथ जिन लोगों का मेंस है और जिनको जल्दी और जो शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और कंटिन्यूटी में हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ यूनिट में से हम लोग आयुष्मान भारत पढ़ेंगे और फिफ्थ यूनिट में से हम लोग पर्यावरण प्रदूषण। ये 5 टॉपिक जैसे कंप्लीट होंगे, वापस से इन 5 टॉपिक साइक्लिक ऑर्डर में यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। फिर यूनिट फर्स्ट में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी। ऐसे करके आपके टॉपिक चलते चले जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि अगस्त तक, ठीक है, आपका जो मेंस है 2025 का अगस्त में, और सितंबर में मेंस आपका 2026 का, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। अभी जुलाई चल रहा है, मैक्सिमम टॉपिक मैं आपको जुलाई में प्रोवाइड करवा दूंगी, और जो बचे हुए टॉपिक है वो अगस्त तक पूरे प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो एटलीस्ट आप लोगों के हो ही जाए। और अगर किसी का कोई स्पेशल टॉपिक छूट रहा है और वो चाहता है कि वो करवाया जाए, ठीक है, स्पेशली जिनका अभी करंट में मेंस है, तो आप लोग मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग भी इस पूरी सीरीज में साथ दे रहे हैं। चलिए, आज के सबसे पहले टॉपिक की यदि हम लोग बात करते हैं, तो हमारे फर्स्ट यूनिट से जो टॉपिक हम लोगों ने पिक किया है वो है हमारा कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, प्रकार, विभाजन एवं उसके कार्य, ये पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा पूरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। द सेल स्ट्रक्चर, टाइप, डिवीजन एंड फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये टॉपिक मुझे पता है कि बहुत ऑब्वियस टॉपिक है, आप लोगों को आता भी होगा, बट रिविजन करना तब भी जरूरी है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको रिवाइज करते हैं कि क्या क्या फैक्ट हमें पता होने चाहिए, सारे सेल ऑर्गन और सारे सभी सेल डिवीजन, इसको बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर हम लोग बात करें कोशिका की, सेल की, तो सबसे पहली चीज आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि सेल होती क्या है। तो आपको लिखकर आनी है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर बॉडी, हमारे जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। अब देखिए, कई बच्चों को लगता है मैडम हमें लिख लिख के पढ़ा दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी पढ़ा दूं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना कि मैं लिखूं आप लोग देखें, वो हमारी ऑफलाइन क्लास में अच्छा लगता है, या जब हम धीरे धीरे पढ़ रहे हो तब अच्छा लगता है। और फिलहाल हमें फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करना है चीजों का। ठीक है, तो वो बच्चे जिनकी मेंस और जो एकदम रिवाइज करना चाहते हैं थ्रू दी सिनॉप्सिस, तो ये क्लास उन्हीं के लिए बेस्ट। सब डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो देखिए, हमारे जीवन की ईंट, हमारे जीवन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? वो है हमारी सेल, जो कि हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। हमारे जीवन की मूल इकाई है, हमारा क्रियात्मक खंड है, क्योंकि कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? तो कोशिका से ऊतक बनते हैं। ऊतक से क्या बनते हैं? अंग। अंग से क्या बनता है? शरीर। और शरीर, कोशिका से क्या बने? अंग। अंगों से क्या बने हमारा? कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। हाँ जी, कोशिका से अगर हम लोग बात करें, कोशिका सेल बनी, तो सेल से निर्माण हुआ किसका बेटा? ऊतक का, टिश्यू का। ठीक है, टिश्यू से क्या बने? अंग। ठीक है, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बन गई? तो ऑर्गन से हमारे पूरे शरीर का, बॉडी का निर्माण हो गया। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है? सेल है। ठीक है, तो याद रखना, कोशिका अगर 2 नंबर में पूछा जाए कि क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, जिसमें पुनर्विभाजन की क्षमता भी होती है, रीजनरेशन की पावर भी होती है।
अब मैं बात करूं कि भैया सेल की खोज किसने की, तो इसमें दो नाम हमें याद रखने, एक तो रॉबर्ट हुक और दूसरा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मैडम ये दो लोग कौन है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, पर इन्होंने जो कोशिका उस समय खोजी थी वो कैसी थी, तो वो डेड सेल थी। इन्होंने कॉर्क की स्लाइस में, कॉर्क के टुकड़े में, जो पेड़ के ऊपर की वो होती है ना छाल, जो पेड़ की, आम का, किसी भी चीज की जो उभरी हुई जो छाल होती है, जो सूखी सी छाल होती है, वो उसमें सबसे पहले इन्होंने कोशिका खोजी थी। ईयर भी याद रखना पड़ेगा, 1665 में। पर वो कैसी कोशिका थी, तो वो आपकी निर्जीव कोशिका थी। ठीक है, तो सजीव कोशिका को खोजने का श्रेय किसके पास जा रहा है, तो वो जा रहा है आपके किनके पास, तो वो जा रहा है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की। किसमें की इन्होंने जीवित कोशिका की खोज, तो तालाब के जल में, बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। बैक्टीरिया या एल्गी, जो मेन शैवाल रहता है ना, उसके अंदर इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। तो खोज में हमें दो नाम याद रखने, एक हो गया रॉबर्ट हुक, दूसरा हो गया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, 1665 1674। ठीक है, दोनों याद रखना, और कहाँ पर की थी वो भी हमने बता दिया। ठीक, तो हमें ये याद रखना है कि सबसे, अब मैं आकार की बात करूं कि कोशिका का आकार कितना होता है, तो कोशिका का आकार बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा होता है, तो हमारी कोशिका का जो आकार होता है वो होता है माइक्रोमीटर। बहुत ही छोटा आकार होता है कोशिका का, 10⁻⁻6 मीटर। इतने छोटे आकार की हमारी कोशिका होती है, इसलिए नग्न आंखों से कोशिका को देखा नहीं जा सकता। और केवल अपवाद में यहाँ पे आएगा अंडा, एग। एग जो है, अंडा जो है, वो एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बाकी किसी भी सेल को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दिखता है क्या कि मैडम ये खून निकला तो ये हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी, नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि साइज बहुत छोटी है। तो हम लोगों ने क्या क्या फैक्ट पढ़े यहाँ से सेल के लिए, कि सेल है क्या, सबसे पहले उसकी परिभाषा, दूसरी चीज कोशिका की खोज, डिस्कवरी किसने की, और तीसरी चीज उसका आकार कितना है। तो आकार बहुत छोटा है, नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। कितना छोटा है, माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर उसका आकार है, इतना छोटा है। अपवाद है यहाँ पे अंडा। अंडा ऐसी एकमात्र ऐसी एकल कोशिका है, ऐसी इंडिविजुअल एक ऐसी सेल है जिसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो आई होप इतने फैक्ट सभी को क्लियर होंगे, ठीक है ना। और मैं अपनी इंटेलिजेंस से सिद्ध इसलिए नहीं करूंगी यहाँ पर लिख लिख के, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है। हम फटाफट कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बात करूं कि अगर मैं विश्व स्तर पर कुछ चीजें देखूं, कि मुझसे कभी पूछ ले कि यार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी कोशिका कौन है, तो आपको याद रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी कोशिका है। जिसका आकार कितना होता है, तो जिसका आकार है आपका लगभग 17 to 14 mm इसका आकार होता है। और इसकी साइज कितनी होती है, तो 1.4 kg। इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.4 kg होता है। दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी है, ये यूजुअली हमें याद नहीं रहता है, तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका आकार कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अगर मैं साइज की बात चल रही थी, तो साइज में अगर मैं बात करूं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो सेल है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, और बहुत भारी भी है। कितना भारी, 1.4 kg। ऐसे ही सबसे छोटा पूछूं तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसको माइकोप्लाज्मा बुलाया जाएगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा मैडम इसको और भी किसी नाम से बुलाया जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा है और इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है, PPLO भी इसका नाम है। PPLO मतलब प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको बुलाया जा सकता है, या MLO भी इसका नाम है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये दोनों भी इसी के नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, इसे कहा जाता है जंतु जगत का जोकर। जंतु जगत का जोकर। तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया होगा ये सब समझना, कि भैया हमने पूरी बात पढ़ी कि सेल क्या है। सेल क्या है, तो हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। सेकेंडली हमने पढ़ा सेल की खोज किसने की है, तो सेल की खोज 1665 में की है रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। पर वो कोशिका जो उन्होंने देखी थी वो निर्जीव थी, नॉन लिविंग या डेड सेल की खोज उन्होंने की थी कॉर्क की स्लाइस में। पर लिविंग कोशिका की खोज का श्रेय जाता है 1674 में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये आपको पूरा फैक्ट याद रखना है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में शैवाल या जीवाणु में इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कोशिका की साइज कितनी है, तो कोशिका की साइज होती है माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटी होती है कोशिका की साइज, 10⁻⁻6 मीटर।
बहुत छोटी, मतलब नेकेड आई से इसको देखा नहीं जा सकता। अपवाद में यहाँ पर केवल क्या है, तो अपवाद में आपका अंडा एकमात्र ऐसी एकल कोशिका है जिसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं अगर साइज की बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के अन्य नाम, तो 3 नाम आपको याद रखने, जंतुगत जगत का जोकर, फिर आ जाएगा प्लूरोनिमोनियम जैसा जीव और मॉलिक्यूल जैसा जीव। ऐसे 3 नाम आप लोगों को क्या करने, याद रखने हैं। अब अगर मैं मानव शरीर में बात करूं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी होगी, तो देखिए बड़ी आसानी से कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मादा युग्मक कोशिका, फीमेल गैमेट सेल, जो कि कौन सी होती है बेटा, जो कि होती है हमारी ओवम। ये सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। मैडम इस तरह के फैक्ट हमसे पूछे जा सकते हैं क्या, हो सकता है 2 मार्कर में आ जाए। ठीक है, तो एक बार तो सभी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सिनॉप्सिस पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर में कौन सी होती है, नर युग्मक कोशिका, शुक्राणु, स्पर्म क्या होती है, सबसे छोटी। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी नर्व सेल, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में एक बात और याद रखनी है कि न्यूरॉन के अंदर लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है, इसके अंदर सबसे कम पुनर्जनन या पुनर्विभाजन की क्षमता होती है, और सबसे ज्यादा पुनर्विभाजन की क्षमता किसमें होती है, तो यकृत वाली सेल में, ठीक है, लीवर सेल में होती है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती है, तो वो होती है आरबीसी। तो बेहतरीन तरीके से बहुत सारे फैक्ट आपको याद होंगे, क्योंकि कोई टॉपिक पढ़ रहे तो होलसोल ही पढ़ेंगे। मैंने कहा स्पेशली फॉर मेंस है, पर हम मेंस और प्री दोनों को ही कवर करेंगे। सेल तो वन शॉट टॉपिक है जो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब भी कोई बच्चा इस टॉपिक को पढ़े तो उसको अधूरा ना लगे कि प्री के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो फैक्ट है, याद करते चलिएगा। सबसे बड़ी हो जाएगा ओवम, सबसे छोटी हो जाएगा आपका शुक्राणु, स्पर्म सबसे लंबी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, सबसे कम पुनर्विभाजन लीस्ट रीजनरेशन भी तंत्रिका में ही होती है, न्यूरॉन में ही होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है रीजनरेशन, पुनर्विभाजन, तो सबसे ज्यादा होती है लीवर, यकृत में। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती है, तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं कोशिका सिद्धांत की, जो कि हमारा एक 7 मार्कर हो सकता है। तो कोशिका सिद्धांत हमें किसने दिया है, तो कोशिका सिद्धांत हमें दिया है स्लाइडेन व स्वान ने। स्लाइडेन व स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये आपको लिखना है, वहां भी लिखा है स्लाइडेन और स्वान। कब प्रतिपादित किया है, 1838 से 1839 में उन्होंने इसको क्या किया, प्रतिपादित किया है। इसमें उन्होंने क्या क्या मुख्य बातें कही थी, इसमें 3 पॉस्टुलेट्स आपको मेन लिख कर आने, पर कोशिका सिद्धांत यहाँ खत्म नहीं होगा, मैं अभी आपको पूरा पढ़ा रही हूँ क्या क्या। तो सुनना, आप लिखकर आएंगे कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, और इसको प्रतिपादित किया है स्लाइडेन व स्वान ने। कब बोला है मैडम, तो 1838 से 1839 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। इसकी मुख्य बिंदुएं क्या क्या है, मेन पॉस्टुलेट, तो आप लोग लिखकर आएंगे कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदुएं निम्न है। क्या क्या, तो पहली है सभी जीवित जीव किससे बने होते हैं, कोशिका से, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरी है जो भी कोशिकाएं वो एक दूसरे की परस्पर क्रिया से काम करती है, ऑल द सेल वर्क विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच अदर। और तीसरा हमारा है कि कोशिका के निर्माण की जो प्रक्रिया उसमें केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है, द प्रोसेस बाय विच सेल फॉर्म्ड, उसमें जो हमारा न्यूक्लियस है प्लेज अ वाइटल रोल और इम्पोर्टेंट रोल। ये 3 मेन पोस्टुलेट है, आप लोगों को दिख रहे होंगे। और यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि मैडम यहाँ पर तो आपने कहीं पर भी सेल डिवीजन के बारे में बताया ही नहीं। सेल थ्योरी मतलब सेल इन बातों को फॉलो करेगी कि जो सेल है दुनिया में जितने जीव है सब सेल से ही बनने चाहिए, सेल सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगी, और जब सेल बनेगी तो न्यूक्लियस मेन काम करेगा। बट यहाँ पर कहीं पर भी सेल डिवीजन का जिक्र नहीं हुआ है, तो जो मिसिंग पार्ट यहाँ का था वो था सेल डिवीजन। यहाँ पर बताया नहीं गया कि कोशिका विभाजन क्या होता है। तो फिर इसको समझाने के लिए कौन आए, तो फिर इसको समझाने के लिए आए बेटा 1855 में रुडोल्फ विर्चो। तो आप जब सेल थ्योरी लिखेंगे ना, कोशिका सिद्धांत लिखेंगे, तो उसको आगे बढ़ाते हुए लिखना। पहले तो 3 पोस्टुलेट लिखे, अब लिखेंगे कि कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, ठीक है, एक्सपांड द सेल थ्योरी बाय द रुडोल्फ विर्चो इन 1855। और उन्होंने हमें नई बात बताई, उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस लाइन का मतलब है कि जितनी भी नई कोशिका है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, ऑल द न्यू सेल फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो उन्होंने हमें ये बता दिया। और फिर आप लोग ये भी चाहें तो बता सकते हैं कि भैया कोशिका सिद्धांत का अपवाद जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा है वो है वायरस, क्योंकि वायरस जो होते हैं बाकी तो सभी जीव फॉलो कर रहे हैं, पर वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच के क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि वो अगर किसी निर्जीव में है तो वो कैसी उसकी कड़ी है, मतलब कि वो निर्जीव है तो नॉन लिविंग की तरह काम करेंगे, जैसे ही किसी क्या चले जाएंगे लिविंग में चले जाएंगे तो वो कैसे काम करने लगेंगे, डिवाइड होने लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है,
ठीक है, तो आपको याद रखना है ये पूरी सेल थ्योरी और ये उसका आखिरी पोस्टुलेट है। मतलब सेल थ्योरी में कितने पोस्टुलेट लिख कर आओगे? 4। रुडोल्फ विर्चो वाला भी मेंशन करके आना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बनी बॉडी, है ना, यही मैंने आपको भी बताई है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सेल थ्योरी आई होप सभी को याद रहेगी, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, बहुत प्रेजेंटेटिव पीपीटी बनवाई है मैंने। ठीक है, मेहनत करिए। क्यों क्यों करिए आपके लिए इतनी मेहनत? ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। ये पीपीटी जो है, ये पीडीएफ जो है, ये नीचे भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मैं बोल दूंगी, या फिर हमारे चैंपियन स्क्वायर के एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पूरे यूट्यूब ऑनलाइन परिवार के लिए ही ये पूरी क्लासेस चलाई जा रही है। तो हमने क्या कहा? हमारा कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व स्वान ने दिया। याद रखेंगे कितने पोस्टुलेट हैं? तो सबसे पहले जितने भी जीव है वो सेल से ही बने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, जो भी जीव, जो भी कोशिकाएं, वो एक दूसरे के परस्पर सहयोग से काम करती है। ऑल दी सेल वर्क विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच अदर। और तीसरी बात हमें लिखनी है कि जब सेल बनता है तो उसके बनने की जो मेन क्रिया है उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो न्यूक्लियस। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? न्यूक्लियस। और फिर हमें इसको आगे बढ़ाना है कि 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इसे आगे बढ़ाया और कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जितनी भी नई सेल है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ये सारी बातें हमें इसको क्या करनी है? लिख करनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। सेल थ्योरी से आगे बढ़े तो हम लोग किस पे पहुंच जाएंगे? टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए 7 मार्कर, 10 मार्कर, 2 मार्कर में, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल तो बिल्कुल नहीं लिख कर आना है। 2 तरह की सेल होती है, एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक, एक होती है हमारी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब जो इनिशियल है, प्रारंभिक है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, मतलब जो अविकसित कोशिकाएं रहती है, जिनके अंदर पूरी तरह से विकसित कोशिकांग नहीं होते। और यूकैरियोटिक मतलब जो यूकैरियोटिक है, जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो गई। तो 2 तरह की सेल आपको याद रखनी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में सारी बातें समझा देती हूँ। प्रोकैरियो, कैरियो का मतलब होता है बेटा केंद्रक, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक या अविकसित, इनिशियल, जो पूरी तरह बना नहीं है। तो वो कोशिका है जिनके अंदर केंद्रक अविकसित होता है, जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली वगैरह क्या होती है? विलुप्त होती है। जो अंदर का पार्ट होता है ना, जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, वो ऐसे बाहर ही बिखरा होता है। ये देखो ऐसा सर्कुलर डीएनए। तो जो प्रोकैरियोटिक रहती है ना, उसके अंदर कोई विकसित न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई विकसित न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है। उसके अंदर जो डीएनए रहता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार, गोलाकार डीएनए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको क्या कहते हैं? तो जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद इसके अंदर कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना कोई गोल्जी का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे ऊपर होती है सेल वॉल। डायग्राम देख रहे हो? ऐसे ही बना के आना, एग्जाम में पूछ ले प्रोकैरियोटिक क्या है 7 मार्कर में, ऐसे ही डायग्राम बना के आना। ठीक है, हमने बोला सेल वॉल क्या होती है? कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल होती है सबसे ऊपर। सेल वॉल के नीचे क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली होती है। फिर उसके नीचे क्या होती है? तो उसके बाद क्या होती है? यहाँ पर ऐसी पूंछ जैसी होती है जिससे गति कर पाए, फ्लैजिला। सेल वॉल सबसे ऊपर, फिर आपके क्या आ गई? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या भरा रहता है? साइटोप्लाज्म। उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब आपका कोशिका द्रव भरा रहता है। उस कोशिका द्रव के अंदर ना ही तो कोई विकसित केंद्रक होता है, ना ही कोई डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, कोई झिल्लीनुमा कोशिकांग नहीं होते। गोल्जी काय, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब नहीं होते। तो क्या होता है? तो मैडम ऐसा डीएनए ऐसा बाहर बिखरा रहता है गोल गोल, और ऐसे छोटे 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 गोले होते हैं जिनको क्या कहते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम कौन से वाले? 70S वाले। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो गई आपकी कौन सी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो श्वसन कैसे करेगी? जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो कैसे करेगी? तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन किससे करती है? तो यहाँ से करती है, प्लाज्मा झिल्ली से। तो आपको याद रखना है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन कहाँ से होगा? यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली से। यहाँ पे जो डीएनए वो कैसा होगा? गोलाकार। राइबोसोम कौन से होंगे? 80S नहीं बेटा, कौन से होंगे? 70S तरह के राइबोसोम होते हैं। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली वगैरह नहीं होती, यहाँ पर कोई भी झिल्ली नुमा कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते।
है ना। ये जो रहते हैं प्रोकैरियोटिक, ये सामान्यतः कैसे जीव होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक वाले सामान्यतः कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव मतलब जो किससे बने हैं, एक कोशिका से बने हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं यूनिसेल्युलर। मतलब आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, नील हरित शैवाल, ये सब किसके अंदर आएंगे, प्रोकैरियोटिक। ये हो गई प्रोकैरियोटिक। इसके विपरीत क्या होती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो कि डेवलप्ड या विकसित केंद्रक से बनी हुई सेल रहती है वो। तो चलो प्रोकैरियोटिक में मैंने जो जो बातें बताई है पहले एक बार उसको बता दूं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन किसकी चल रही है, तो ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है किसकी बेटा, प्रोकैरियोटिक की। किसकी है, प्रोकैरियोटिक। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या क्या एब्सेंट है, क्या क्या अनुपस्थित है। तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, पहली चीज तो आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। दूसरी चीज आपकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, झिल्ली बंद कोशिका अंग, ये भी क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ पर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, मैंने अभी बताया कोशिकीय श्वसन किससे होगा, प्लाज्मा झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से होता है। ये एक सामान्यतः किस तरह के जीव है, एकल कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यहाँ पे जो प्रजनन की क्रिया होती है वो कैसी होती है, तो कलिका कही या द्विविखंडन, है ना, या तो ये मुकुलन या बडिंग, है ना, मुकुलन या विखंडन वाली होती है। यहाँ पे राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S। और यहाँ पर डीएनए कैसा होता है, गोलाकार। ठीक है, याद रखना है इसको। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हाँ डीएनए लिख लो, डीएनए कैसा है, तो सर्क्यूलर। और यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से लिखने हैं, तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, पीपीएलओ, ये सब कैसे होते हैं, तो आपके प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे भाई, न्यूक्लियस कैसा है, एब्सेंट, केंद्रक कैसा है, अनुपस्थित। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, एब्सेंट, झिल्ली बंद कोशिका एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो कोशिकीय श्वसन है कहाँ से होगा, प्लाज्मा झिल्ली से। राइबोसोम कैसे होंगे, 70S। और ये होगा इसके उदाहरण। बोलो बढ़िया है कि नहीं, पीपीटी में मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। मेहनत से बनाई गई पीपीटी है और मुझे लग रहा है ये इनोवेटिव तरीके से पढ़ने में क्या आता है, मजा आता है और बहुत जल्दी से रिवीजन। जिन्होंने पहले सेल पढ़ भी रखा होगा उनका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। क्लासेस हमारी बायलिंगुअली होती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में हमें कोई समस्या नहीं, तो हम दोनों ही तरीके से इसको पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल की जब मैं बात करूं तो ये कैसी कोशिकाएं हैं, विकसित कोशिकाएं हैं जिनके अंदर क्या क्या उपस्थित होगा, तो जिनके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ होगा, नाभिक, नाभिकीय झिल्ली सब कुछ उपस्थित होगा। इसके अंदर सभी प्रकार के कोशिका अंग रहेंगे, जितने भी झिल्ली नुमा कोशिका अंग है सभी उपस्थित रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो कोशिकीय श्वसन है वो किससे होगा, तो यहाँ पर जो कोशिकीय श्वसन है वो किससे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। यहाँ पर राइबोसोम कैसे होंगे, ATS। डीएनए यहाँ पे गोलाकार नहीं होगा, रेखीय डीएनए होगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो कौन सा होगा, समसूत्री या अर्धसूत्री, माइटोसिस या मियोसिस। और ये मल्टीसेल्युलर होंगे, यूनिसेल्युलर नहीं होंगे, मतलब इनके अंदर विकसित पादप या जंतु आते हैं। तो बेटा जिसको प्रोकैरियोटिक याद हो गया, देखो अगर 7 मार्कर में कभी पूछ ले प्रोकैरियोटिक, तो ये प्रोकैरियोटिक का डायग्राम और ये प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड सारे पॉइंट ये हमने याद कर लिया। इसके बिल्कुल अपोजिट क्या लिखाएंगे, यूकैरियोटिक, कि मैडम ये कैसी होती है, डेवलप्ड होती है, विकसित है, इसके अंदर न्यूक्लियर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सब कुछ होगा, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली सब होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल भी होंगे, झिल्ली युक्त कोशिका अंग भी होंगे। इनके अंदर जो राइबोसोम है वहां 70S थे, यहाँ 80S होंगे। वहां पर जो कोशिकीय श्वसन था वो झिल्ली से हो रहा था, यहाँ पर कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। वहां पर डीएनए गोल गोल था प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में कैसा होगा, लीनियर, रेखीय होगा। वहां पर सेल डिवीजन था बडिंग और फिजन, ठीक है, मुकुलन और विखंडन। यहाँ पर कैसा है, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। वो कैसे थे, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, और ये कैसे थे, बहुकोशिकीय। सामान्यतः ये मल्टीसेल्युलर ही होते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी सेल आती, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल किसके उदाहरण हैं, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक के मेन हिस्से। ठीक है, तो टाइप्स क्लियर होंगे। तो एक बहुत बड़ा हमारा मुद्दा कि भैया टाइप्स क्या है, टाइप्स में बहुत डाउट रहता है, मेरे हिसाब से हमने बहुत इजीली देख लिया। अब आपसे पूछ ले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताओ, आपके पास पॉइंट है, लाइन लगा के बता देना। कोशिका कितने प्रकार की होती है, दोनों नाम लिखिए। 2 मार्कर में क्वेश्चन आ गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ब्रैकेट में लिख देना विकसित, और यूकैरियोटिक में लिख देना कैसे, प्रोकैरियोटिक में लिख देना अविकसित अनडेवलप्ड, और यूकैरियोटिक में लिख देना विकसित डेवलप्ड। ये हम बता सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में इंडिविजुअली 7 मार्कर आ गया, ये 10 मार्कर भी आ गए, तो आपके पास तो विथ डायग्राम डिटेल है, तो घबराने की कोई हमारे पास टेंशन की कोई बात है ही नहीं।
ठीक है। अब मैं अगर बात करूं प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का सचित्र वर्णन तो पहले भी पूछा जा चुका कि कोशिका का सचित्र वर्णन करें। अब देखिए ऑफलाइन क्लास में तो मैं इसको खुद बना के बताती हूँ, बट अगर आप ऑनलाइन अभी देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसी तरीके से मैं बनाती हूँ इसको। यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है सुनिएगा। प्लांट सेल की पादप कोशिका की मैं बात करूं तो उसका आकार निश्चित होता है और वो आकार में थोड़ा कैसा होता है, बड़ा होता है, हैव अ डेफिनेट एंड अ लार्ज शेप। ठीक है। अगर मैं उधर की बात करूं तो वहां पर शेप कैसा होता है, इनडेफिनेट, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, पहला ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर, प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो कैसे होता है, साइड में होता है। प्लांट सेल में केंद्रक किसके पास होता है, झिल्ली के पास होता है, हमारी मेम्ब्रेन के पास होता है। जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस रहता है वो यूजुअली कहाँ रहता है, बीच में रहता है, बहुत साइड में नहीं रहता है। तो केंद्रक यहाँ पर कहाँ रहता है, झिल्ली के पास। यहाँ पर जो केंद्रक रहता है वो क्या रहता है, बीच में रहता है, सेंटर में रहता है। अगली चीज, प्लांट सेल में सबसे ऊपरी परत क्या पाई जाती है बेटा, सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट सेल में होगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल की जो पहली परत है वही क्या होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि इसकी दूसरी होती है। तो इसमें सबसे ऊपर प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। एनिमल में भित्ति नहीं होती, एनिमल में केवल क्या होती है, झिल्ली, एक ही लेयर होती है। ठीक है, तो जो कॉमन है वो मैंने सारे बीच में लिख दिया। डायग्राम आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे, बहुत व्यवस्थित लगता है। अगर कोई पूछ ले प्लांट और एनिमल से क्या क्या अलग है, वो यहाँ लिख दी साइड में, 4 चीजें अलग है, 12 टोटल लेबलिंग है। तो लेबलिंग और डायग्राम तो देखो सीखना ही है और बेहतरीन तरीके से बनाना है। ठीक है, चलो। और मैडम क्या क्या होता है इनमें, तो और क्या होता है, तो भैया ये बीच में क्या है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर बहुत बड़ी ट्यूब्स होती है, वो क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। छोटे छोटे गोले होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। ये जो ऊपर वाली झिल्ली होती है जो दोनों में, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें अंदर वाली और उसमें ऊपर वाली कोशिका झिल्ली है। ठीक है, फिर मैडम क्या है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, तो मैडम ये आपका वैक्यूल्स, रसधानी। ठीक है, ये जो लिक्विड है मैडम, ये क्या है, तो जो अंदर भरा हुआ लिक्विड है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। तो देखो बनाने का तरीका क्या है, पहले लेयर बना दो, प्लांट सेल में 2 बनाओ, एनिमल सेल में 1 लेयर बनाओ। ठीक है, प्लांट सेल में अंदर क्या भर दोगे और एनिमल सेल में अंदर क्या भर दोगे, लिक्विड, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। दोनों में क्या बनाओ, न्यूक्लियस, इसमें थोड़ा बीच में, उसमें थोड़ा साइड में। न्यूक्लियस के ऊपर ट्यूब बनाओ जिसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस ट्यूब के ऊपर छोटे 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 क्या बनाओ, गोले बनाओ, छोटे 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 गोले बनाओ, वो क्या कहलाएंगे, राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद ऐसा जो ये पदार्थ है ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका गोल्जी बॉडी। ये वाला क्या है, गोल्जी बॉडी। ऐसा जो लोकी जैसा उंगली नुमा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है, हरित लवक, या लवक इसको हम लोग कहेंगे। और उधर सेल वॉल, ये बना दिया मैडम। इधर क्या क्या आएगा, इधर भी सारी चीजें सेम ही है। इधर भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, बट यहाँ पर एक चीज अलग है जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। और ये एक चीज अलग है जिसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम। प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही अंतर होता है कि वहां पे सेल वॉल और प्लास्टिड होता है, और यहाँ पे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक का है। और ये होता है लयन का है। ठीक है, और इन दोनों को बस यहाँ पे अलग बनाना है, बाकी सब चीज सेम है। न्यूक्लियस है, गोल्जी का है। ठीक है, छोटे छोटे क्या है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी का है, यहाँ पर भी ये वैक्यूल्स है छोटे छोटे। बस इस तरीके से इसको बनाना, और पूरा लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म। तो देखो डायग्राम तो बहुत अच्छे से आपको बनाते आने चाहिए, क्या क्या अंतर है वो भी मैंने बता दिया। ठीक, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी आप लोगों से डिफरेंस पूछा जा सकता है कि भैया इसका आकार कैसा है, तो निश्चित, डेफिनेट, इसका अनिश्चित। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है, साइड में, यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है, बीच में। वहां पे जो रसधानियां होती है वो जो ये है रिक्तिका, ये रसधानियां कैसी होती है, बहुत बड़ी बड़ी। यहाँ पे रसधानियां कैसी होती है, बहुत छोटी छोटी। वहां पे एक होती है, यहाँ पे बहुत सारी होती है, यहाँ पे बहुत सारी होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल वॉल होती है, यहाँ पे सीधे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं होती, केवल कोशिका झिल्ली होती है। वहां पर प्लास्टिड होता है, लवक होता है, यहाँ पर प्लास्टिड नहीं होता है। और यहाँ पर प्लास्टिड नहीं है तो क्या है, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। अब हमें इन सबको पढ़ना है कि ये सारे सेल ऑर्गेनल कौन कौन से, इनके क्या क्या टाइप से क्या क्या ये काम करते हैं। ठीक है, चलो तो एक एक करके सेल ऑर्गेनल को पढ़ना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये हो गया इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस यहाँ जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेल के स्ट्रक्चर को, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे आउटर कवरिंग, कि बाहरी आवरण इसका कौन सा है, तो बाहरी आवरण में क्या है, सेल वॉल, और उधर क्या है, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका और प्लाज्मा झिल्ली है ना। पहले तो हम सबसे पहले बाहरी आवरण पढ़ेंगे, मतलब बाहरी आवरण में मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल वॉल और दूसरा पढ़ाऊंगी सेल मेम्ब्रेन। फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। पूरे सेल का जो लिक्विड है ना वो साइटोप्लाज्म नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म केवल न्यूक्लियस के बाहर का लिक्विड है,
और पूरे लिक्विड को कंबाइन करें तो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? जीव द्रव। तो इसे हमें देखना है। जीव द्रव के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दो हिस्से इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। मतलब अब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, फिर हम लोग पढ़ेंगे पूरे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल, जितने भी कोशिका अंग है सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। तो सेल वॉल के बारे में बताने वाले सबसे पहले कौन थे आपके? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले क्या की थी? डेड सेल देखी थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया इस सेल वॉल जो है ये कहाँ पर मिलेगी। तो सेल वॉल के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहला पॉइंट, सेल वॉल कहाँ मिलती? प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर कुछ फंगस वगैरह में, कुछ जीवाणु में भी ये पाई जाती है, पर कहाँ पर नहीं पाई जाएगी, कहाँ पर ये अनुपस्थित रहेगी? तो आपको याद रखना है कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, बाकी एल्गी में होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में होती है, एल्गी में होती है, फंगस में होती है, इनमें पाई जाती है। ठीक है, इसका नेचर क्या है? तो ये कैसी कोशिका है? निर्जीव है, कठोर है और पारगम्य कोशिका है। ये आपको इसमें खास बात याद रखनी है, दैट इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड परमिएबल लेयर। ठीक है, ये निर्जीव होती है, कठोर होती है और पारगम्य परत है। मतलब यहाँ पर पारगम्य का मतलब है आर पार जा सकती है चीजें। ठीक, तो सेल वॉल में सबसे पहला पॉइंट किस में पाई जाती है? प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगस में और एल्गी में पाई जाती है, पर एनिमल में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ मिलेगी? तो आपके पादप में, आपके कवक में, कवक, शैवाल, इनमें पाई जाती है। शैवाल, बैक्टीरिया इनमें पाई जाती है। किन में नहीं पाई जाती है? तो एब्सेंट रहेगी एनिमल में, जंतु कोशिका में। किस तरह की इसकी प्रकृति क्या है? तो लिखा ना, निर्जीव है, कठोर है और पारगम्य परत है, नॉन लिविंग, रिजिड और परमिएबल लेयर। ठीक है, ये आपको मेन बात यहाँ पर लिख कर आनी है। अब अगली बात क्या लिख कर आनी है कि भैया कोशिका जो आपकी सेल वॉल है वो किस किस से बनी है? तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की, प्लांट की, पादप की जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। ठीक है, फंगस की किसकी? कवक की बनी होती काइटिन से। बैक्टीरिया की बनी होती पेप्टिडोग्लाइकेन से, और एल्गी से बनी होती सेल्यूलोज और मिनरल से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो सेल वॉल जब फ्रेम करोगे तो सेल वॉल है क्या? तो सेल वॉल हमारे पादप कोशिका में पाई जाने वाली प्रथम प्रथम परत है, फर्स्ट लेयर फाउंड इन आवर प्लांट सेल बट अब्सेंट इन एनिमल सेल। और प्लांट सेल के अलावा, है ना, ये और कहाँ कहाँ मिलेगी? तो फंगस में, एल्गी में और बैक्टीरिया में। कहाँ कहाँ मिलेगी? तो आपके कवक में, बैक्टीरिया में और एल्गी में, कवक, जीवाणु और शैवाल में मिल जाती है। अगली बात, कैसी मैडम ये कैसी दिखती है? तो ये कठोर होती है, निर्जीव होती है और पारगम्य होती है, परमिएबल होती है ना, एकदम रिजिड होती है और परमिएबल होती है, आर पार चीजों को जाने देती है। मैडम किन किन चीजों से बनी होती है? किन किन चीजों से बनी होती है? तो याद रखो, प्लांट की बनी होती है सेल्यूलोज, फंगस की, कवक की बनी होती है काइटिन से, बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, जीवाणु से, और एल्गी की बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से और मिनरल से। मैडम इसका काम क्या है? तो ऊपरी परत है, आउटर लेयर है, क्या काम करेगी? सुरक्षा और संरचना देने का, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर देने का काम करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हमारी सेकंड चीज पे, जो कि क्या है? तो जो कि क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। कोई भी कंफ्यूज मत होना, वो दोनों किसके लिए था? तो कंपोजिशन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, किसका था बेटा? सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का। और ये भी किसके बारे में बात चल रही है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में तो आई थिंक सभी लोग समझ गए। कितने पॉइंट पढ़े? 4। कि ये कहाँ कहाँ पर अनुपस्थित या उपस्थित रहेगी, फिर हमने पढ़ा है कि ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, फिर ये किससे निर्मित है और इसके कार्य क्या। सेम बात हम सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि जंतु कोशिका की प्रथम परत है और प्लांट की कैसी है? द्वितीय। ठीक है, फर्स्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल एंड सेकेंड लेयर ऑफ प्लांट सेल। इसका नेचर कैसा है? तो सेल वॉल की विपरीत ये लिविंग होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है और ये सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल होती है। मतलब कि ये जीवित होती है, ये लचीली होती है, अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कुछ चीजों को आने जाने देगी, कुछ को आने जाने नहीं देगी, ये खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए 2 पॉइंट आई होप आप लोगों को याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो वापस वही बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई रहेगी? तो आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है? तो उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि सेल जो हमारी मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। बीच में से लिपिड की लेयर होती है, ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन इनसे बनी होती है। मतलब पूछे कोई कि सेल वॉल किससे बनी होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, झिल्ली, तो ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये क्या कर रही है, तो ये क्या करेगी, तो ये भी सुरक्षा और संरचना देगी, ये भी हमारे कोशिका को क्या देती है, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर देती है। तो दोनों में हमें सेम पॉइंट याद रखने, चार चार पॉइंट, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, तो सेल वॉल प्लांट में होती है, कवक में होती है, शैवाल में होती है और बैक्टीरिया में। ठीक है, प्लांट, फंगस, एल्गी और बैक्टीरिया में होती है। कहाँ नहीं होगी, एनिमल में नहीं होगी। कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है और परमीबल होती है। ठीक है, ये एक निर्जीव कोशिका है, ये कैसी होती है, कठोर होती है और ये पारगम्य होती है। किससे बनी होती है, तो अलग अलग पदार्थ हमने यहाँ पे याद किए कि सेल वॉल जो है वो प्लांट में बनी होती है सेल्यूलोज की, फंगस में बनी होती, कवक में बनी होती काइटिन की, बैक्टीरिया में बनी होती पेप्टिडोग्लाइकेन की, और आपकी एल्गी में बनी होती सेल्यूलोज या मिनरल्स की। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके काम क्या है, तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है आपकी सुरक्षा और संरक्षण। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी सेम चार पॉइंट की कहाँ कहाँ होगी, तो ये सभी में होती है, सभी में होती है, कोई भी प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो सभी में होती है, बस प्लांट की सेकंड और एनिमल की फर्स्ट लेयर है। ये हमने बताया कैसा इसका नेचर है, लिविंग है, फ्लेक्सिबल और सेमी परमेबल है, जीवित है, लचीली और अर्धपारगम। ठीक है, अगली बात याद रखना है ये किससे बनी होती है, तो इसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार ये किससे बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। और ये भी क्या देती है, तो सुरक्षा और संरचना। ये तो हमने पढ़ ली बाहरी आवरण, बाहरी आवरण पढ़ ली, हम हमारे सेल का वो पढ़ रहे हैं ना, पूरा स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन होगी, पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, पर सेल के बारे में पढ़ने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोटोप्लाज्म क्या। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोटोप्लाज्म देखें। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो हमारे पूरे सेल का जो लिक्विड होता है, पूरे सेल का लिक्विड, प्रोटोप्लाज्म मतलब मैडम पूरा सेल, मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं आप, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब ये है सेल, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को भी अगर मैं मिला दूं तो केंद्रक के अंदर क्या है, तो केंद्रक के अंदर है आपका एक लिक्विड भरा हुआ और इस छोटी सी केंद्रिका है, उस लिक्विड को कहते हैं केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर जो बैठा है क्या है, तो बाहर जो बैठा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। तो जब आपका ये पूरा न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड और उसके बाहर का लिक्विड जब दोनों मिल जाए, तो कंप्लीट फ्लूइड, जो पूरी सेल का पूरा फ्लूइड है, वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। वो क्या कहलाता है, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म याद रखना है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। नाभिक के अंदर का द्रव और बाहर का द्रव जब पूरा मिल जाए तो आपका क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों से मिलकर बना होता है, मतलब आप लिखकर आएंगे हमारी कोशिका में समाहित संपूर्ण द्रव तरल पदार्थ। ठीक है, द कंप्लीट फ्लूइड इन आवर सेल, वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। इसको किन किन नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की समस्त क्रिया इसी के अंदर होगी। ऑल द प्रोसेस ऑकर इन इट। और प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले कौन है, पुरकिंजे। कौन है, पुरकिंजे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो किन्होंने दी, पुरकिंजे ने। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, पानी होता है 80%, प्रोटीन होता है 10%, लिपिड होते हैं 6 to 7% और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट 2 to 3% होते हैं। ये तो उसके संगठन की बात हो गई। तत्वों की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना मिलता है, तो 65%। कार्बन कितना होता है, 18%। हाइड्रोजन कितना होता है, 10%। और नाइट्रोजन कितना होता है, 3%। इतना इतना पाया जाता है। ठीक है, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त तत्व, द एबंडेंटली फाउंड एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो आप लगा के आओगे ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। सेल के अंदर पूरा जो लिक्विड है वो प्रोटोप्लाज्म है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब कंप्लीट फ्लूइड। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बाहर वाला, केवल वो कोशिका द्रव। पर मैं पूरे फ्लूइड को मिला दूं तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीव द्रव। जीवों के अंदर समाहित कोशिका में संपूर्ण पदार्थ, कंप्लीट फ्लूइड ऑफ द सेल, जिसके अंदर ही सारी प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार। और ऐसा कहने वाले थे आपके हस्तिले।
ठीक है, ऐसा कहने वाले कौन थे? हक्सले। ठीक है, इसके अंदर पानी, प्रोटीन, लिपिड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब होता है। इसका नेचर कैसा होता है? ठीक है, नेचर ये क्या काम करता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको इसमें काम में लिखना है, काम में या इसके कार्य में या प्रकृति में लिखना है, तो ये इसके अंदर क्या होता है तो आप लिखेंगे इसके अंदर ब्राउनियन मोशन होता है। ब्राउनियन मोशन करता रहता है ये फ्लूइड क्या काम करता है, तो ये ऐसे ब्राउनियन गति करता था। ब्राउनिंग गति आपको पता होगी ना, लिक्विड के अंदर होने वाली जिगजैग गति। मतलब जब कोई तरल हमेशा गतिशील हो तो वो रहती है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति करता रहता है जीव द्रव। जीव द्रव के अंदर बहुत सारी चीजें तो है ही घुली मिली, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देगी, सारे काम इसी में होंगे, पर ये एक्चुअल में करता क्या, तो ये ब्राउनियन गति करता रहता है। और इस ब्राउनियन गति के कारण जो कोशिका अंग है वो आपस में नहीं चिपकते। द सेल ऑर्गेनल डज नॉट स्टिक विथ ईच अदर, और साथ ही साथ वो सेटल डाउन भी नहीं होते, नीचे भी नहीं बैठते। ठीक है, और आसानी से हम क्या कर पाते हैं, तो आसानी से जितने भी सेल ऑर्गेनल है वो क्या कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। मतलब हम चाहे सो भी जाए तो ऐसा तो नहीं कि सेल ऑर्गेनल नीचे बैठ जाएंगे, नहीं, हमारी बॉडी हमेशा मोशन में रहती है जब तक हम जिंदा है। उसका कारण है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो पूरा लिक्विड जिसके अंदर सभी प्रोसेस हो रही है, अलग अलग कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये करता है हमेशा ब्राउनी गति, जिससे कोशिकांग आपस में ना चिपके और साथ ही साथ नीचे ना बैठे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, कि न्यूक्लियस क्या है। चलिए, न्यूक्लियस की बात करें तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये क्या माना जाता है, तो न्यूक्लियस हमारी कोशिका का ब्रेन या कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष या मस्तिष्क माना जाता है। जिसकी खोज किसने की है, तो जिसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और ये हमारी कोशिका में मिलने वाला एक द्विक झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। हमारी सेल में 3 सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है। और तीनों की खास बात क्या है, तीनों के पास अपने अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इनको अर्ध स्वायत्त कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस, जिनके पास अपने खुद के डीएनए और क्या है, राइबोसोम। कौन कौन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है, तो जितनी भी बायोलॉजिकल और हेरिडिटी एक्टिविटी होती है हमारी सेल में, मतलब मेन जितनी भी क्रियाएं होती है सब किस में होती है, न्यूक्लियस में। तो कोशिका की समस्त जैविक और आनुवंशिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला, इट कंट्रोल्स ऑल द बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटरी एक्टिविटी ऑफ अवर बॉडी, वो किस में हो रही है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को सचित्र वर्णन बोले तो डायग्राम कैसे बनाना है, तो डायग्राम ऐसे बनाना, और इससे आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा, कैसे भी लिख सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एक ऐसा डेंस बॉल जैसा गोला होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या काम करता है, तो ये केंद्रक कण जो रहता है ये क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है, ये राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर आरएनए या आरआरएनए, राइबोसोम वगैरह बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, और वही प्रोटीन हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस की जो खोज है वो की है 1774 में फोंटेना ने। किन्होंने की है, फोंटेना ने। तो देखो, हमारी सेल का जो मेन कंट्रोल रूम है वो कौन है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो कंट्रोल रूम है वो कौन है, न्यूक्लियोलस। जो राइबोसोम की फैक्ट्री, जो कि प्रोटीन वगैरह बनाने का काम करता है, वो माना जाता है। और 1774 में इसकी खोज किसने की है, फोंटेना ने। किसने की है, फोंटेना ने। फिर मैंने कहा अगली चीज, हमारा न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। इस दोहरी झिल्ली में छोटे छोटे से ऐसे होल्स होते हैं ताकि चीजों का आवागमन हो पाए। फिर अगली चीज, इसमें से धागे नुमा संरचनाएं होती है, जिनको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागे। ये क्रोमेटिन धागे कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्या बनाते हैं, तो क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। तो क्रोमेटिन धागों से ही सेल डिवीजन के टाइम ये कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम बनाते हैं। और बचा कुचा वो लिक्विड है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये 4 पार्ट है जो आपको न्यूक्लियस में लगा के आने हैं, मेंशन करके आने हैं। अगर आपसे न्यूक्लियस पूछ लिया जाए तो क्या क्या पार्ट है, तो सबसे पहले तो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं इसको, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, एंजाइम पाया जाता है, गाढ़ा सा द्रव है। फिर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस मैंने आपको बता दिया एक डेंस झिल्ली रहित हिस्सा है।
डेंस मेम्ब्रेनलेस सघन झिल्ली रहित हिस्सा जो है वो कौन है, तो वो कौन है आपका न्यूक्लियोलस। ये लिखा है न्यूक्लियोलस। डेंस होता है, घना होता है, स्फेरिकल होता है, विदाउट झिल्ली का है। और यहाँ पर क्या होता है, तो आरएनए बनता है, आर आरएनए। कौन सा आरएनए, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये याद रखना है न्यूक्लियोलस के बारे में अलग से। कई बार होता है 2 मार्कर में अगर न्यूक्लियोलस पूछ लिया जाए तो न्यूक्लियोलस ही लिख कर आना, आप लोग न्यूक्लियस मत लिखाना। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस अलग अलग है। न्यूक्लियोलस उसके अंदर का छोटा सा घना सघन गोला है जो क्या बनाने का काम करता है, आरएनए को, और मेनली राइबोसोमल आरएनए को। मतलब ये राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाता है जो मेन प्रोटीन बनाने का काम करता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो 1774 में इसकी खोज किसने की, फोंटेना ने। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस वो चीज है जो हमारे शरीर की सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल। तो देखो केंद्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक फुल शॉर्ट आंसर आपके सामने बोर्ड पर है। केंद्रक मतलब हमारे पूरे कोशिका का नियंत्रण कक्ष, ब्रेन। खोज की जिसकी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जितनी भी हमारी समस्त जैविक क्रिया और आनुवंशिक क्रिया इसी में होती है। ऑल द बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटरी एक्टिविटी इसी में होती है। इसके कितने पार्ट होते हैं, टोटल 4। ऊपर की लेयर द्विक झिल्ली होती है, ये बता देना है। फिर इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, गाढ़ा द्रव। उस गाढ़े द्रव के अंदर क्या है, छोटा सा एक सघन डेंस गोला है जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और उस गोले के आइट साइड में से धागे जैसी संरचना है जो क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन जाल। इस तरीके से आपको इसको लिख कर आना। और न्यूक्लियोलस की डिटेल मैंने आपको दे दी है। मैं बार बार कह रही हूँ, अलग से अगर 2 मार्कर में पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको, इस तरीके से आगे सारी क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए ये अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम केवल आप लोगों के लिए ये सब मैं कर रही हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देख पाए। ये सब लिख के भी पढ़ाया जा सकता है पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही। तो जल्दी जल्दी आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये जरूर बताइएगा। अगला क्या हो गया, तो अगला हो गया हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करें तो वो जो धागे जैसी संरचनाएं थी जो मैंने आपको भी पढ़ाई थी किसमें, न्यूक्लियस में, वो क्या है, तो आपको याद रखना है जो धागे जैसी संरचना है न्यूक्लियस में उसको कहते हैं क्रोमेटिन जाल। ये क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय क्या करता है, तो संघनित होकर क्रोमोसोम में गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। क्रोमोसोम में गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम हमेशा नहीं होते हमारी बॉडी में, कब बनते हैं, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन। किससे बनेंगे, न्यूक्लियस से। ठीक है, तो देखो पूरा अभी मैं आपको न्यूक्लियस ही पढ़ा रही हूँ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागों की बात करें तो क्रोमेटिन धागों में आपको क्या क्या बातें याद रखनी कि जब कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमेटिन जाल संघनित होकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम क्या होते हैं, अब मेन बात आएगी। तो क्रोमोसोम आपको याद रखना है, इसकी डिस्कवरी की है वाल्डियर ने 1888 में। ये हमारे आनुवांशिक पदार्थों के वाहक होते हैं। ये वो गाड़ी है, ये वो कैरियर है जो आनुवांशिक पदार्थों को मतलब डीएनए और जीन को माता पिता से कहाँ पहुंचाएंगे, संतान में। माता पिता से कहाँ पहुंचाएंगे, संतान में। ठीक है, ये जो रहता है कुछ इस प्रकार से आपका क्रोमोसोम दिखता है विथ डायग्राम। हर चीज आपको बताई जा रही है और विथ डायग्राम ही बनाकर आना। क्या क्या होता है, तो सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये जो गोले गोले जैसे रहते हैं ये क्या रहते हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। छोटे छोटे उसके ऊपर ऐसे गोले रहते हैं, क्या रहते हैं, स्टोन प्रोटीन। तो याद रखना जो आपके क्रोमोसोम रहते हैं वो किन किन से बने होते हैं, तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इन डीएनए में कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक पोर्शन, कुछ यूनिक यूनिक पार्ट क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जी। मतलब डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है वो क्या कहलाता है, जी। तो आपके क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के कुछ क्रियात्मक खंड क्या कहलाते हैं, जी। जहां पर एक्चुअल में जेनेटिक कोड है, वो लक्षण है जो माता पिता से किससे मिलने, किसको मिलने वाले, संतान को। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपको याद रखना है। और जीन को क्या कहा जाता है, तो आनुवंशिकता की इकाई, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो 2 हिस्से दिख रहे हैं, एक क्रोमेटिड सिस्टर ये, एक क्रोमेटिड सिस्टर ये, आधा आधा हिस्सा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट क्लास में, सेल डिवीजन, और उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्रोमेटिड सिस्टर, क्रोमेटिड सिस्टर बहन, क्रोमेटिड लिख सकते हो हिंदी में, बाकी क्रोमेटिड सिस्टर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखकर आना है कि क्रोमेटिन धागों से, इस क्रोमेटिन जाल से क्या बने, तो क्या बने, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गुणसूत्र पर आप क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं।
क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम होते हैं जब क्रोमेटिन जाल सेल डिवीजन के टाइम कंडेंस होता है तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थों के वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं, जो लक्षणों को माता पिता से कहाँ संतान में पहुंचाएंगे। मतलब जो आपके डीएनए और जीन को माता पिता से कहाँ पहुंचाने वाले? संतान में, मतलब बच्चों में जो पहुंचाने वाले वो कौन होते हैं? तो वो कौन होते हैं? आपके क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज करने वाले हैं वाल्डियर, जिन्होंने 1888 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। क्रोमोसोम बना किससे होता है? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बना होता है, और ये इसकी पूरी संरचना है। इसके ऐसे दो छोर होते हैं जो कहलाते हैं क्रोमेटिड सिस्टर, बीट वाला जो गोला है वो कहलाता है सेंट्रोमियर। ये जो धागे हैं ये होते हैं डीएनए, और डीएनए के ऊपर लगे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और वो उसके जो छोटे छोटे पार्ट है वो कहलाते हैं जीन। ठीक है, चलो, है ना। मतलब आप अगली बात, अब मैं बात करूं कि यार जो क्रोमोसोम होते हैं वो हर यूकैरियोटिक में कुछ निश्चित संख्या में पाए जाते हैं, उनके कुछ डेफिनेट नंबर होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक में कितने होते हैं? तो हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं 2n क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हमेशा पेयर में होते हैं। तो हम यूकैरियोटिक में किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मानव, मनुष्य में। मनुष्य में कितने होते हैं? तो मनुष्य में 2n इजिकल्स टू होते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमने क्रोमोसोम पढ़ा, अब हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है वो देखते हैं। कितने होते हैं? टोटल 46, मतलब n इजिकल्स टू 23 पेयर ऑफ गुणसूत्र, 23 जोड़े गुणसूत्र हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसके दो टाइप होते हैं। ये 23 जोड़े जो रहते हैं दो पार्ट में बटे हुए हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एलोसोमल गुणसूत्र। ऑटोसोमल मतलब वो 22 जोड़े गुणसूत्र जो दोनों में, महिला और पुरुष में क्या होते हैं? सेम। द 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच इज कॉमन और सेम इन मेल एंड फीमेल, वो होते हैं आपके ऑटोसोमल। ऑटो मतलब सेम, जो सेम चलेगा। एलोसोमल मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच इज डिफर इन मेल एंड फीमेल, एक जोड़ा गुणसूत्र जो महिला और पुरुष में अलग अलग होता है वो क्या होता है? एलोसोमल। तो याद रखना, क्रोमोसोम बने किससे? क्रोमेटिन धागे से। क्रोमोसोम क्या है? आनुवांशिक पदार्थों के वाहक है। होते कितने? तो हमेशा जोड़ों में होते हैं। हम में कितने जोड़े होते हैं? तो 2n इजिकल्स टू 46, मतलब n इजिकल्स टू टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उनमें से ऑटोसोमल कितने? 22 जोड़े। एलोसोमल कितने? एक जोड़ा। एक जोड़ा कौन कौन सा? तो XX और XY। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि एलोसोमल में XX किस में होता है? फीमेल में, और XY किस में होता है? मेल में। अगर XX फ्यूज हुआ है तो गर्ल चाइल्ड होता है, XY फ्यूज हुआ है तो मेल चाइल्ड। मतलब Y केवल किसके पास है? मेल के पास। तो आने वाले बच्चे का जेंडर लड़का होगा या लड़की, केवल मेल के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, फीमेल के नहीं। ठीक है, तो ये जो एक जोड़ा गुणसूत्र है मेल और फीमेल में क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब अगर मैं बात करूं डीएनए की, ठीक है मैडम, आपने क्रोमोसोम पढ़ा है तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी आया है तो पढ़ना पड़ेगा। अभी हम न्यूक्लियस ही पढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़े। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स सब हमें कंप्लीट करनी है। तो हमने पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, फिर हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस में सबसे पहले याद रखना डीएनए। ठीक है, जो हमने न्यूक्लियस में अब जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? डीएनए। न्यूक्लियस पूरा पढ़ लिया, क्रोमेटिन धागों से क्रोमोसोम पढ़ लिया, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन, इनको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि कुछ भी छूटे ना। डीएनए की बात करें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड से बना एक अंग होता है जो हमारे शरीर में होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बहुलक होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का, जिसका मेन काम क्या है? जेनेटिक ट्रेट्स को, मतलब जीन को माता पिता से कहाँ भेजना? संतान में। ठीक है, ट्रांसफर द जीन फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये इसका मेन काम होता है। मैडम लाने ले जाने वाला कौन है? क्रोमोसोम। ट्रांसफर करने वाला कौन है? जीन को डीएनए। मतलब वो गाड़ी जो भेजेगा एक जगह से दूसरी जगह वो क्रोमोसोम है, गाड़ी के अंदर वो बॉक्स जिसमें सामान रखा हुआ है वो डीएनए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूं ये मिलता कहाँ है डीएनए, तो ये हमारे न्यूक्लियस में होता है। पर इसके अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपने खुद के डीएनए होते हैं, ये याद रखना है हमको। तो मेनली ये न्यूक्लियस में मिलता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बाद पास भी होता है। किस तरह की इसकी संरचना? ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताने वाले कौन है? वॉटसन और क्रिक। ठीक है, वॉटसन और क्रिक। कैसी संरचना होती है मैडम डीएनए की? तो डीएनए की ऐसी संरचना होती है डबल हेलिक्स। ऊपर का जो ढांचा है वो शुगर फॉस्फेट का बना होता है। ऊपर का जो ढांचा है वो किससे बना होता है? शुगर फॉस्फेट से। शुगर के रूप में मैडम यहाँ पे क्या यूज करी गई है? तो डीऑक्सीराइबोस। शुगर के रूप में यहाँ पे क्या यूज हुई है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और फॉस्फेट के रूप में क्या हुआ है? तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल का यूज हुआ। और बीच में रहते हैं नाइट्रोजनस क्षार। नाइट्रोजनस क्षार कौन कौन से? तो नाइट्रोजनस क्षार याद रखना, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, जो एडेनिन और थाइमिन रहते हैं वो ऐसे डबल बॉन्ड में जुड़े रहते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं।
जो क्या करते हैं, इसको जोड़े रखते हैं। तो शुगर फॉस्फेट का पूरा ढांचा, बीच में नाइट्रोजनस क्षार, ये नाइट्रोजनस बॉन्ड जो क्षार है, बेस है, ये किससे, तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इन दोनों के बीच में डबल, इन दोनों के बीच में ट्रिपल। ठीक है, तो आपको याद रखना, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ऐसे ट्विस्टेड करके बनी हुई रहती है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस क्षार, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये जुड़े हुए रहते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये ही वो डीएनए है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से कहाँ पहुंचाएंगे, दूसरी पीढ़ी में। अगला क्या होगा, अगला होगा मैडम न्यूक्लियोटाइड क्या है। आपने कहा ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, तो कभी पूछ लिया जाए ना कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड मतलब वो हिस्सा, वो पार्ट जो बना होता है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस क्षार से। शुगर कौन सी होती है यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोस। अगर डीएनए है तो, आरएनए है तो शुगर कौन सी होगी, राइबोस। ठीक है, फॉस्फेट के रूप में दोनों में ही क्या यूज होता है, डीएनए आरएनए दोनों में ही क्या यूज होता है, फॉस्फोरिक एसिड। और नाइट्रोजनस क्षार जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है प्यूरिन और एक होती है पिरिमिडिन। याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो ये पूछ सकते हैं कि प्यूरिन क्षार कौन कौन से, ए और जी। ए जी मतलब एडेनिन और ग्वानिन, है ना, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडिन कौन सी होती है, तो आपकी होती है थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। कौन कौन सी तो मैं बता रही हूँ, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यू फॉर क्या है, यूरेसिल। ये यूरेसिल कहाँ पाई जाती है, तो ये यूरेसिल पाई जाती है आरएनए में। बाकी आपकी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन तो डीएनए में थी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना। अब अगर आगे की बात की जाए, हाँ जी, अब अगर आगे की बात की जाए तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो आरएनए को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि डीएनए आरएनए लोगों को लगता है भाई भाई है, पर नहीं, डीएनए और आरएनए एक दूसरे से अलग है। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए ना कि डीएनए और आरएनए में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, तो पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि आरएनए क्या है, तो आरएनए है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एक नॉन जेनेटिक मटेरियल है, गैर आनुवंशिक पदार्थ है, जो भी न्यूक्लियस में ही मिलेगा और साइटोप्लाज्म में मिलेगा। पर ये करता क्या है, तो ये करता है प्रोटीन बनाने में हेल्प, ना कि ये कोई आनुवंशिक पदार्थ। बना ये भी न्यूक्लियोटाइड से, बना ये भी न्यूक्लियोटाइड से, बट ये एकल स्ट्रैंड से बना होता है। यहाँ पे शुगर के रूप में राइबोस शुगर होती है, फॉस्फेट तो सेम ही होता है, फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस में यहाँ पे केवल अंतर इतना आता है कि एडेनिन के साथ थाइमीन की जगह पर क्या जुड़ा हुआ रहता है, यूरेसिल। क्या जुड़ा हुआ रहता है, यूरेसिल। बाकी आरएनए और डीएनए में ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं ये दोनों सेम होते हैं, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये क्या करता है, तो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल एलेक्स स्ट्रक्चर होता है, शुगर फॉस्फेट का ही बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का ही बना रहता है। इतनी बातें आपको इसमें क्या करनी है, याद। और आरएनए के टाइप्स की बात करें तो वो भी बहुत इजीली आपको याद रखनी। बेस यहाँ पे लिखी है कौन कौन सी होगी, देखो वहां बने हुए हैं, एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। मतलब यहाँ पर टी की जगह क्या आ जाएगा, यू। तो आई होप आप लोग डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो कौन कौन से होंगे, तो एक होगा हमारा आरआरएनए। आरआरएनए कौन सा कहलाता है, तो वो है हमारा राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए क्या है, हमारा मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए क्या करता है, तो ये प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए क्या करता है, तो ये बताता है कितना प्रोटीन आवश्यक है। और टीआरएनए क्या करता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को पहुंचाता है। तो देखो काम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाएगा कौन, आरआरएनए। हमारी बॉडी में जो एक्चुअल 80% आरएनए होता है वो आरआरएनए ही होता है। कितना प्रोटीन बनना चाहिए ये कौन बताएगा कि बॉडी को कितनी जरूरत है, एमआरएनए, मैसेज पहुंचाने वाला। ट्रांसफर करने वाला आरएनए कि भैया प्रोटीन बनाना है तो अमीनो एसिड चाहिएगा, तो अमीनो एसिड को आरआरएनए तक पहुंचाने वाला कौन, टीआरएनए। कितना बनाना है ये बताने वाला कौन, एमआरएनए। इस तरह हमारे आरएनए के कितने टाइप होते हैं, 3। तो देखो हर फैक्ट कवर किया है हमने। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर आरएनए। सब कुछ हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। और लास्ट से हमारा जीन। जीन क्या है, तो आपको याद रखना है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइंस अ स्पेसिफिक ट्रेट। डीएनए का वो क्रियात्मक खंड जो किसी एक निश्चित लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जहां पर ये मिलता है वो लोकस कहलाता है, वो पार्ट। और इसके बारे में बताने वाले कौन है, तो इसके बारे में बताने वाले विलियम जॉनसन है, जिन्होंने 1909 में क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। और जहां पर एक स्पेशल जगह पर ये पाया जाता है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो क्या कहलाता है, लोकस। ये 2 मार्कर में पूछा जाता है।
कि जीन लोकेट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन क्रोमोसोम डीएनए, और एक स्पेसिफिक जगह पर पाया जाता है और उस विशिष्ट जगह को क्या कहलाते हैं, लोकस। ठीक है, ये इसके बारे में जो सिद्धांत दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो किन्होंने दिया, तो सटन और बावरी ने हमें बताया था। ठीक है, कि हमारे जितने भी आनुवंशिक गुण है वो कहाँ से आते हैं, क्रोमोसोम से। ठीक है, और जीन उसका मेन क्रियात्मक खंड है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्री वंशागत या जो सिद्धांत है वो बावरी और सटन ने दिया था। और ये क्या है, तो यह माता पिता से संतान तक आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने का माध्यम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भैया हमारा सबसे पहले होता है क्रोमोसोम ले जाने वाली गाड़ी, क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए, जिसके अंदर जीन है जो आनुवंशिक लक्षण है, एक्चुअल में जो माता पिता से कहाँ पहुंचेंगे, संतान तक। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। अब हमारा मुद्दा है एक एक सेल ऑर्गेनल पढ़ने का। अब हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमने सारी चीजें क्या क्या पढ़ ली है, तो अब हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमारे जितने भी चीजें थी, मतलब हमने जो भी हमें पढ़ना था सेल से, कोशिका में बेसिक तो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा मुद्दा है, देखो हम लोग बाहरी आवरण पढ़ चुके हैं, बाहरी आवरण में एक्सटर्नल जो कवरिंग है उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो एक्सटर्नल कवरिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं सेल वॉल, भित्ति, और क्या पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि और क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, जीव द्रव, जीव द्रव के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र में फिर हमने बात करी है किसके ऊपर, तो डीएनए, आरएनए और जीन, है ना, ये 3 फैक्टर और हमने यहाँ पर क्लियर करे। अब मैं बात करूंगी साइटोप्लाज्म की, जो बाहर वाला पूरा लिक्विड है, कोशिका द्रव, जिसके अंदर बहुत सारे क्या बह रहे हैं, तो जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, सेल ऑर्गेनल, कोशिका अंग है। अब हमें एक एक करके उनकी बात करनी पड़ेगी। कोशिका अंग मैडम कौन से, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ईआर, गोल्जी काय, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा हमारा लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, इनके बारे में। ठीक है, तो इनको अब हम लोग देखते हैं।